गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संवेग संरक्षण का नियम। इससे जनरली क्वेश्चन बन जाता है भाई, और साथ ही साथ इंपल्सन ऑफ फोर्स भी पढ़ेंगे, यानी कि बल का आवेग भी हम पढ़ेंगे और कुछ रिलेटेड फोर्स से क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखो, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। देखो, मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा जो जनरली नहीं बताई जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग लिख लें, संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ संवेग यानी कि मोमेंटम। तो होता क्या है, देखो, अगर मैं बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो दो या दो से अधिक अगर वस्तुएं हैं, दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं और उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उन कणों का जो कुल संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो कांस्टेंट होता है, नियत। सही है। देखो, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, यदि दो या फिर दो से अधिक, दो या फिर दो से अधिक अगर वस्तुएं हैं तो संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का जो कुल संवेग होगा, जो कुल संवेग होगा वो कैसा होगा भाई, कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट कब होगा, जब इनमें से किसी भी वस्तु पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा हो, तब उसे क्या कहेंगे हम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। तो क्लियर हो गया भाई। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं संयुक्त रूप से हैं और उन पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उनका जो कुल संवेग होगा, टोटल संवेग, संवेग देखो क्या होता है, इससे पिछली वीडियो में हम क्लियर पढ़ चुके हैं भाई। तो जो संवेग होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट, या तो आपने नियत लिखा देखा होगा, कैसा होगा, नियत या कांस्टेंट होगा। इसी को बिल्कुल सरल शब्दों में भी अगर हम बात कर देते हैं भाई, यदि दो कण हैं तो टकराने से पूर्व और टकराने के बाद, टकराने से पूर्व और टकराने के बाद उनका जो कुल संवेग होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। इस सिद्धांत को इस तरह से भी हम बता देते हैं, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं, लेकिन वास्तविक यही सही है कि दो या दो से अधिक कण हो और संयुक्त रूप से उन पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, तो उनका जो टोटल संवेग होता है वो कांस्टेंट या फिर नियत होता है। आप ये मानकर चलें कि आपके पास दो कण हैं, आपके पास दो कण हैं, ये 1 और ये 2, इनके कुछ निश्चित द्रव्यमान है, द्रव्यमान इक्वल नहीं है, द्रव्यमान इक्वल नहीं है, पहले का m1 और दूसरे का m2, और ये गतिमान है भाई। कैसे हैं, गतिमान। गतिमान का मतलब प्रत्येक का एक निश्चित वेलोसिटी होगी, यानी कि वेग होगा। इसका हमने u1 मान लिया, कितना मान लिया भाई, u1 पहले वाले कण का, और दूसरे वाले कण का कितना मान लिया, u2। अब हुआ क्या, इनमें आपस में टक्कर हो गई, ये चल रहे थे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से चल रहे थे, लेकिन दोनों कणों में आपस में क्या हो गई, टक्कर। और टकराने के बाद देखो, द्रव्यमान तो परिवर्तित हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है, द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, तो इनके जो वेग थे वो परिवर्तित हो गए, वेग क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, अलग अलग हो गए भाई, डिफरेंट हो गए। तो पहला वाला कण ये है और दूसरा वाला कण ये, द्रव्यमान वही रहेंगे, लेकिन इनके वेग टकराने के पश्चात इसका v1 हो गया और इसका क्या हो गया भाई, v2। सही है। तो संवेग आप जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग, क्या होता है भाई, द्रव्यमान इनटू वेग। तो पहले वाले कण के लिए टकराने से पूर्व संवेग क्या होगा, पहले वाले कण का द्रव्यमान और इसका वेग। सही है। और दूसरे वाले का क्या होगा, m2u2, क्या होगा भाई, m2u2। और मैंने क्या कहा, दो या फिर दो से अधिक कण जो होते हैं उनका जो संवेग होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। तो इन दोनों का हमने ये मान लिया भाई u1, यानी कि m1u1 प्लस m2u2, और टकराने के बाद जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। ना तो
परिवर्तित होगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो इसका कितना मानेंगे आप, m1 b1 और दूसरे वाले का m2 b2। अरे यही बात तो कही थी मैंने कि दो या दो से अधिक कण अगर संयुक्त रूप से हैं और कोई भी बाह्य बल उन पर कार्य नहीं कर रहा है तो उनका जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। यानी कि दोनों कणों का पहले लिया कुल संवेग बिल्कुल बराबर होगा टकराने के बाद, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, ये आपस में टकराए हैं। ये क्या हुए हैं भाई, आपस में टकराए हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये पहला वाला कण है, ये भी पहला वाला कण है, तो इसे इधर ले आते हैं। देखो सही है, इसे क्या करते हैं हम इधर ले आते हैं, और जब इसे इधर ले आओगे यानी कि पहला वाला कण ये है भाई, तो इसे इधर लेकर आते हैं तो अंतिम में से प्रारंभिक, अंतिम में या इसे इधर लाओ, देखो m1 u1 m1 u1 माइनस m2 b1 सॉरी m1 b1 ये हो जाएगा भाई। एरो के बाद देखो m2 b2 m2 b2 ये है, और इसे इधर ले जाओ माइनस ये क्या हो जाएगा m2 b2। ये मिस्टेक हो गई भाई कुछ, ये u2 है, ये क्या हो जाएगा भाई u2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है भाई। देखें m1 कॉमन ले सकते हैं हम, m1 हमने कॉमन लिया और अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं तो b1 माइनस u1 होगा, b1 माइनस u1, b1 माइनस u1, क्योंकि ये माइनस का कॉमन लिया है तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू m2 हमने कॉमन लिया भाई, m2 को क्या करा हमने कॉमन ले लिया, b2 माइनस u2। तो यहां पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो संवेग में परिवर्तन ये है वही संवेग में परिवर्तन ये है, सही है, क्लियर है। लेकिन कैसा है, विपरीत दिशा। तो इसके नीचे लाइन लिख सकते हैं आप कि संवेग में अगर एक कण एक स्थिति में जो संवेग है दूसरी स्थिति में भी संवेग वही होगा, या संवेग में परिवर्तन की दर, देखो इस तरह से लिखो, मैं बोल रहा हूं एक कण का संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन वही होता है जो दूसरी स्थिति में हो, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस चीज को देखो और मैं बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने की स्थिति जो होती है, देखो ध्यान से समझना, जब आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक गोली को एक निश्चित तीव्र वेग से आगे की ओर भेजती है। क्या करती है भाई, तीव्र वेग से आगे की ओर भेजती है, जिस कारण उसमें क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। लेकिन गोली का भी अपना संवेग होता है, जिस कारण गोली का भी अपना वेग होता है, जिस कारण वे वो जो होती है आपकी जो बंदूक होती है उस पर क्या लगाती है, प्रतिक्रिया बल, बंदूक पर क्या लगाती है भाई, प्रतिक्रिया बल, और बंदूक को भी एक निश्चित वेग से पीछे की ओर ढकेलती है। लेकिन बंदूक इतनी दूर नहीं जाती जितनी दूर गोली जाती है। क्यों, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है और उसे हम कंधे से भी लगा लेते हैं, सही है। तो हमारा द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वो ज्यादा पीछे नहीं जाती। तो जितना आगे की दिशा में संवेग में परिवर्तन होगा, किसमें, बंदूक ने गोली में किया, उतना ही गोली द्वारा बंदूक में भी संवेग में परिवर्तन किया गया। और इसी सिद्धांत पर आधारित है आपका जो रॉकेट होता है उसका उड़ना, इसी सिद्धांत पर क्या आधारित है, रॉकेट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रॉकेट का उड़ना है या फिर बंदूक की जो क्रिया होती है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित है और आपके न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर भी आधारित है। क्लियर है भाई दोनों बातें। तो याद रखना कि जो रॉकेट का उड़ना है वो संवेग संरक्षण के तीसरे नियम का, संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन करता है और न्यूटन की गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। क्लियर है। अब आप हेडिंग लिख सकते हैं बल आवेग, या केवल आवेग भी लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, आवेग, या तो बल आवेग लिख दो आप, नहीं तो केवल क्या लिख सकते हैं भाई, आवेग। क्या होता है देखो समझने की कोशिश करें, अगर बिल्कुल डेफिनेशन इसकी डायरेक्ट ही है भाई
कि आवेग जो होता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस बल का जो समय अंतराल होता है, उस बल को लगाए जाने का जो समय अंतराल होता है, उन दोनों के गुणनफल को उस वस्तु का बल आवेग या फिर आवेग कहते हैं। बल आवेग या फिर आवेग कहते हैं। मैं आपको देखो बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूं। जैसे आप एक रबड़ की गेंद लें और उस पर झटका मारे, यानी कि ऊपर की ओर बल लगाएं, तो वो बहुत तीव्र वेग से ऊपर की ओर जाती है। क्लियर है? एक फुटबॉल मानकर चल सकते हैं आप। फुटबॉल आपने मानी और उस पर ऊपर की ओर झटका लगाया तो वो बहुत तेज ऊपर की ओर जाएगी भाई। अब उतना ही बड़ा आप एक हाथ में पत्थर लें, उतना ही बड़ा एक हाथ में पत्थर लें, क्या इतनी तीव्र वेग से उसे ऊपर की ओर उछाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा है भाई। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे फिर ऊपर की ओर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो इस क्रिया में तेजी से झटका मारना पड़ेगा आपको, यानी कि ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये स्थिति जो होगी इसमें बल कम लगेगा, इसमें बल कम लगेगा, लेकिन समय अंतराल ज्यादा होगा, क्योंकि आपने ऊपर से नीचे ले गए। जब आप पत्थर को फेंकेंगे ऊपर की ओर तो समय अंतराल ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर हाथ को ले गए फिर नीचे से ऊपर को लाकर फेंका। लेकिन इस स्थिति में कम समय अंतराल, जब आपके हाथ में गेंद है, इस स्थिति में वेग में दो तरह से परिवर्तन हो रहा है। आप समझने की कोशिश करें। जब आपने रबड़ की बॉल ली तो कम समय अंतराल है, क्योंकि एकदम आपने बॉल को उछाल दिया। समय अंतराल क्या है? कम, लेकिन बल ज्यादा लगा क्योंकि बॉल ज्यादा ऊपर तक जाएगी। और जब आपने पत्थर लिया तो उस स्थिति में समय अंतराल ज्यादा है, लेकिन बल उस पर, यानी कि बल उस पर कम लगा है, तभी तो वो कम ऊपर तक गया। तो इस प्रकार से दो स्थितियां प्राप्त हुई आपको कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर जो समय अंतराल होता है, उस बल को लगाने का जो समय अंतराल होता है, उन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम बल का आवेग कहते हैं। इतना ही याद रखना है। एक दो बातें और लिख लें। ये एक प्रकार की सदिश राशि है। क्या है भाई? सदिश राशि, याद रखेंगे। और साथ ही साथ इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन मीटर। क्या होगा भाई? न्यूटन मीटर। तो इस बात को भी याद रखेंगे। और इसमें अगर बल की दिशा आपसे पूछी जाए, सॉरी, अगर सदिश राशि है तो परिमाण और वेग, परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करेगी भाई। अरे परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करेगी। तो इसकी जो दिशा होगी वही होगी जो बल की दिशा होगी। जो दिशा बल की होगी वही किसकी दिशा होगी? आवेग की। इसका देखो एक डेरिवेशन और है, उससे रिलेटेड चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। आप समझने की कोशिश करें। आप ये मानकर चलें, आपने एक m द्रव्यमान का पिंड लिया, आपने एक m द्रव्यमान का पिंड लिया और इस पर बल लगाया F। कितना बल लगाया इस पर? F। और F बल डेल्टा t टाइम के लिए लगाया। कितने समय के लिए लगाया? डेल्टा t समय के लिए। और ऐसा करने पर अब ये गतिमान हो जाएगा, तो उससे इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा v। कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा v। तो डेल्टा t समय में डेल्टा v परिवर्तन हुआ। क्या आप त्वरण निकाल सकते हैं? इसका जो त्वरण होगा a, वो कितना होगा? वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, यही तो होगा भाई। और आप जानते हैं न्यूटन की गति का सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है? F बराबर ma होता है भाई। क्या होता है? F बराबर ma। तो a की वैल्यू क्या यहां पर पुट नहीं कर सकते हम? रखना जरा इसे। F बराबर m और a का मान कितना है? डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। क्लियर है भाई? इसे इधर ले जाएं हम, तो F डेल्टा t m डेल्टा b। क्लियर है? ये क्या हो गया? आवेग। अरे यही तो पढ़ाया ऊपर, आवेग हो गया। और द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर या संवेग में परिवर्तन। अरे यही तो होगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है? mb। और b में क्या है? परिवर्तन। तो संवेग में भी क्या होगा? परिवर्तन। और इसे बड़े बड़े शब्दों में आप लिखेंगे, आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर भी होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर भी होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका
कि आवेग क्या होता है, एक तो F इंटू डेल्टा टी और दूसरा संवेग में परिवर्तन के बराबर भी आवेग होता है। इसीलिए संवेग का मात्रक और आवेग का मात्रक एक ही होते हैं। संवेग और आवेग, संवेग और आवेग दोनों के मात्रक क्या होते हैं भाई, समान। कैसे, देखो मैं ऊपर आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझे भाई। सही है, किस प्रकार से, देखो ब्रेक करके देखना पड़ेगा। आवेग बराबर आपने क्या पढ़ा अभी, आवेग बराबर आपने पढ़ा F इंटू डेल्टा टी। सही है, यही तो होता है भाई। और F बराबर क्या होता है, अरे न्यूटन इसका मात्रक होता है। और अगर ब्रेक करके देखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का होता है। और ये सेकंड, तो एक सेकंड से सेकंड कट गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और इसकी बीमा क्या होती है भाई, तो बीमा आप पीछे देख सकते हैं, मैंने लिखा ही है आपको, m इंटू एल, एम एल और t माइनस 1, ये इसकी बीमा होगी। क्लियर है। अब संवेग को देखते हैं। देखो संवेग क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लगाएंगे और इसके लिए मीटर प्रति सेकंड। तो देखो इसका मात्रक और इसका मात्रक बिल्कुल समान है या नहीं, क्लियर है। और बीमा भी क्या आएगी, यही। तो याद रखना, आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, इसीलिए इन दोनों के मात्रक और बीमाएं क्या होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। मात्रक और बीमाएं दोनों क्या होती हैं भाई, समान होती हैं। क्लियर हुआ या नहीं। इसके आप दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब देखो यहां से एक बात और याद रखना, अगर संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर है तो संवेग में परिवर्तन F इंटू टी, यानी कि अगर बल को छोटा करना होगा आपको तो समय अंतराल बढ़ाना होगा, और समय अंतराल कम कर दोगे तो बल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। सही है। और संवेग में परिवर्तन कौन से नियम पर आधारित था आपका, दूसरे नियम पर आधारित था या नहीं, ये बताओ। अरे दूसरे नियम पर आधारित था। तो आवेग में परिवर्तन या आवेग के कई सारे आप एग्जाम्पल देख भी सकते हैं दैनिक जीवन में। जैसे जो क्रिकेटर होता है वो बहुत कम समय अंतराल में, आप एग्जाम्पल लिखना, ये आवेग का एग्जाम्पल है। जो क्रिकेटर होता है वो बहुत कम समय अंतराल में बहुत अधिक बल लगाकर गेंद को एक से दूसरी जगह फेंक देता है बल्ले से। इसी प्रकार का जो पिंग पोंग गेंद होती है, पिंग पोंग गेंद को छड़ी की सहायता से उसके पाले में गिरा दिया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो कील होती है उसको हथौड़े की सहायता से ठोक दिया जाता है। और इसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो मैंने आपको ये भी समझाया था भाई कि जो फर्श होता है उस पर कूदना, उस पर कूदने पर ज्यादा चोट लगती है, जबकि उसके ऊपर गद्दे पड़े हों तो कम चोट लगती है। उसके ऊपर गद्दे पड़े हों तो कम चोट लगती है, वो भी इसी नियम पर आधारित है। सही है, आप देख सकते हैं। देखो कि जब हम फर्श पर कूदेंगे, जब हम फर्श पर कूदेंगे तो बिल्कुल भी समय अंतराल नहीं होगा, एकदम हमारी बॉडी टच होगी और द्रव्यमान वेग क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसीलिए बल ज्यादा होगा। अब आप गद्दे पर कूदे तो गद्दे पर ऊपर की सतह से नीचे तक आने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, यानी कि इस समय अंतराल ज्यादा होगा और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम। और जब द्रव्यमान कम हो, सॉरी बल कम हो जाएगा तो उस समय संवेग में परिवर्तन कम होगा और चोट भी उस समय क्या होगी, आपको कम। और यही कंडीशन होती है कैच पकड़ने में। अगर आपने हाथों को बिना पीछे हटाए, देखो आपने सीधे कैच पकड़ ली तो एकदम हाथ से आकर के गेंद लगेगी, वेग शून्य हो जाएगा और समय अंतराल क्या है यहाँ पर, बहुत न्यूनतम। तो बल क्या होगा, बहुत ज्यादा। अरे ये कम है तो ये ज्यादा होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहना है। अगला, अब आपने समय के साथ साथ हाथ पीछे को किए तो कैच पकड़ने में ज्यादा समय लगेगा पहले से, और जब टी का मान ज्यादा होगा तो बल क्या हो जाएगा, कम। जब टी ज्यादा हो जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए हाथ में चोट उस समय क्या लगती है भाई, कम लगती है। अब तो क्लियर है ये बहुत सारी चीजें, तो इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अब ये बल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लिखे हैं मैंने 2-3, इन्हें कर लेते हैं हम, और बाकी के बचे कुछ न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करेंगे। क्लियर है भाई, बहुत ध्यान से देखना। देखो एक एक चीज में आपको समझाते हुए चलता हूं भाई, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें भाई, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। देखो पहला न्यूमेरिकल पढ़ो आप ध्यान से, अगर आपको नहीं चमक रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई।
ये कह रहे हैं 5 किलोग्राम, और किलोग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले जो भी गिवन होता है उसे लिखते हैं हम। तो क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है 5 किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम। क्लियर है भाई, द्रव्यमान 5 किलोग्राम। ये कह रहे हैं मेज पर रखा है, वो सही है, बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए। तो एफ हमसे पूछा है इन्होंने, अरे फोर्स पूछा है। तो ये कह रहे हैं कि 4 सेकंड में वो 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न करता है। तो आपका टी कितना है भाई, 4 सेकंड। और अगर वो पिंड मेज पर रखा है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, अरे मेज पर रखा है तो यू क्या होगा भाई, 0 होगा। अरे यू क्या होगा, 0 होगा। और बाद में वेग कितना हो गया उसका भी, 2 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि आप जानते हैं भाई हमसे क्या पूछ रहा है, ये बल। सही, आप समझो क्यों कि बी और यू क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए। हमारे पास एम है लेकिन क्या ए है, ए नहीं है। और ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो प्रारंभिक हमारे पास है, अंतिम हमारे पास है। क्या त्वरण नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं भाई। ए बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन टी। ए का मान क्या होगा, तो बी कितना है, 2 माइनस 0 अपॉन 4, यानी कि कितना आ गया भाई, आधा। कितना आ जाएगा, आधा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या यहां पर वैल्यू नहीं रख सकते आप, रखो जरा। द्रव्यमान कितना है, 5, सही है। और ये कितना है, आधा, यानी कि 2.5 न्यूटन। कितना बल लगेगा इस पर, 2.5 आधा न्यूटन अगर आप बल लगाएंगे तो 4 सेकंड में कितना वेग प्राप्त कर लेगा वो, 2 मीटर प्रति सेकंड का। क्लियर है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो मैं रफ कर देता हूं, देखो इसे वीडियो रोक कर लिख लेना चाहें। अगला देखो ध्यान से पढ़ो, अगला आप कर लोगे, अगला पढ़ो जरा ध्यान से। ये कह रहे हैं उस बल की गणना करनी है, यानी कि यहां भी हमें क्या प्राप्त करना है भाई, F बराबर एम ए। यानी कि क्या चाहिए हमें, ए और एम, तभी तो एफ निकाल सकते हैं भाई। तो जो ब्राह्म अवस्था से, ब्राह्म अवस्था में वस्तु रखी है, यानी कि यू क्या हो जाएगा, 0। और 2 किलोग्राम द्रव्यमान, एम कितना है, एम अब फिर 2 किलोग्राम है भाई। तो गेंद को 4 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न होता है, सही है। तो गेंद 4 सेकंड में, टी कितना है, 4 सेकंड, और 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न कर देती है, 8, यानी कि बी कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू निकल कर आई। तो देखो एम हमारे पास है, हम देख रहे हैं भाई ए नहीं है। तो ए मैंने क्या बताया आपको, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन टी। अंतिम क्या है भाई, 8, और यू क्या है, 0, और टी क्या है, 4। तो 2 हो गया, यानी कि ए बराबर कितना है, 2। इसमें वैल्यू नहीं रख सकते आप। एम कितना है हमारे पास, 2, ए कितना आया, 2, यानी कि 4 न्यूटन। कितना आ गया भाई, 4 न्यूटन। जब आप बल लगाएंगे तो 4 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। जो वस्तु पहले से 5 किलोग्राम की रेस्ट में रखी है, सॉरी 2 किलोग्राम की वस्तु रेस्ट में रखी है, वो 4 न्यूटन का बल लगाने के पश्चात 4 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करने लगेगी। क्लियर है भाई। अगला देखते हैं, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, पढ़ो देखो, और 1 मिनट सवाल को वीडियो रोक कर करके देखना भाई, क्या आपका आंसर सही आता है क्या, वीडियो रोक कर करके देखना। तीसरा देखो 5 किलोग्राम, तो फिर हमें द्रव्यमान पता चल गया कितना है भाई, 5 किलोग्राम। पिंड पर 2.5 इस बार बल दे दिया हमने, एफ कितना है, 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। क्लियर है। बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण कितना उत्पन्न होगा, क्लियर है भाई, उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो त्वरण हमें बताना है, देखो ए हमें बताना है। तो आप जानते हैं एफ बराबर एम ए, आप जानते हैं एफ बराबर एम ए। एफ कितना है भाई,
2.5, m कितना है 5, a का मान नहीं निकाल सकते, देखो ये 0 आ जाएगा 10, 5 पंजे 25, तो ये कितना आ गया a बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अगला न्यूमेरिकल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है अभी अगला न्यूमेरिकल, पढ़ना जरा ध्यान से। किसी m द्रव्यमान के पिंड पर, m द्रव्यमान दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी हुई, 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक, तो F कितना है 250 न्यूटन, और कितने सेकंड तक 4 सेकंड तक। 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक कार्य करने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न होता है। तो अंतिम वेग कितना है b कितना है भाई 10 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभ में ये वस्तु कैसे रखी होगी रेस्ट में, तो u क्या हो जाएगा आपका 0। बिल्कुल फिर सबसे पहला और दूसरा सवाल जो हमने करा था वही रिपीट हो गया भाई, आप कर भी सकते हैं इसे। देखो आपको m निकालना है, f बराबर क्या होता है भाई ma, आपके पास f है, आपके पास m निकालना है, a चाहिए, तो a कैसे निकलेगा भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन t, अंतिम क्या है आपका 10 और 0, t कितना है भाई 4, तो 10/4 आ गया, यहां पर पुट कर दें। f कितना है 250, m हमें निकालना है, ये कितना है 10/4, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 चौक 100, तो कितने किलोग्राम का पिंड होगा ये 100 किलोग्राम का, कितना भारी होगा 100 किलोग्राम का। क्लियर है भाई, समझ रहे हैं आप। अगला देखो जरा ध्यान से, अगला न्यूमेरिकल क्या है पढ़ना जरा, ये वाला हो गया हमारा। ये कह रहे हैं 24 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड, यानी कि द्रव्यमान अब आपको दिया है कितना है 24 किलोग्राम, सही है भाई। एक पिंड पर 120 न्यूटन का फोर्स, यानी कि F कितना है 120 न्यूटन, क्लियर है। 120 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक, T कितना है 2 सेकंड लगाया जाता है, क्लियर है। पिंड में कितना वेग उत्पन्न करना होगा, यानी कि B आपसे पूछा है, तथा इस समय में पिंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, यानी कि B पूछा है आपसे और दूरी डिस्टेंस आपसे पूछी है, मतलब आप उस पर बल लगाएंगे तो कुछ दूर तो जाएगा वो या नहीं जाएगा, तो वही चीज पूछी है इन्होंने। अब देखो हमारे पास है क्या क्या, तो देखो m है f है, त्वरण निकाल लेंगे हम। देखो f बराबर m है होता है, यही तो होता है भाई। तो देखेंगे f है हमारे पास कितना 120, m 24 इंटू a ये आ गया, तो 12 दूनी 24 और ये 5 बार जाएगा, यानी कि त्वरण कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्लियर है भाई। और हम गति की पहली समीकरण से चल रहे थे, त्वरण क्या होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन टी, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन टी। इन्होंने यही तो कहा है जब 2 सेकंड तक बल लगाओगे तो उसमें कितना वेग उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड के बाद वेग कितना होगा b। पहले तो वो रेस्ट में था, पहले कण कैसा था वो रेस्ट में, तो देखो जरा a का मान हमारे पास 5 है, b हमें फाइंड आउट करना है, पिंड कैसा था रेस्ट में, और t कितना है आपके पास 2 सेकंड, तो b कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड b हो गया भाई, क्लियर है। अब आपसे ये क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे ये पूछ रहे हैं तो उसने डिस्टेंस कितनी तय की होगी, बल लगाने के बाद जब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला होगा तो कितना चला होगा भाई, पहले मिनट में 10 मिनट, कितने सेकंड है 2 सेकंड, पहले सेकंड में 10 मिनट, फिर दूसरे सेकंड में 10 मिनट, टोटल 20 मिनट चला होगा, सॉरी 20 मीटर चला होगा, क्लियर है। अरे 2 मिनट सेकंड ही तो चला है, और वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना चला होगा 20 मीटर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप गति की दूसरी इक्वेशन लगा सकते हैं, देख लो चेक कर लो 1 मिनट।
गति की दूसरी समीकरण क्या होती है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होती है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, यू जीरो है भाई, टी पूरा जीरो हो जाएगा, हाफ ए, त्वरण कितना निकाला आपने, कितना निकाला भाई त्वरण, 5 इनटू टी कितना है 2, कितना है भाई, तो एक से एक कट गया, कितना आ गया 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर ही तय करेगा, सॉरी 10 मीटर तय करेगा, 20 मीटर नहीं, क्योंकि पहले 1 सेकंड में तो वो जीरो से चलेगा नहीं। तो याद रखना टोटल जो आपकी दूरी होगी वो कितनी होगी भाई 10 मीटर, सही है। तो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल, बाकी के बचे कुछ न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आए होंगे भाई, और कुछ लास्ट वाला शायद नहीं भी आया हो, कम आया हो, लेकिन लास्ट की तरह हम अगले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, सही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।